गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देख रहे हैं, जिसमें पहले फर्स्ट प्रकार की रिएक्शन हमने देख ली है, जिसमें से हमने OH में से H को निकाला था। आज जो हम रिएक्शन डिस्कशन कर रहे हैं वो सेकंड प्रकार की रिएक्शन है, जिसमें से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंध टूटेगा और OH समूह बाहर निकलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन अभिक्रियाओं में OH समूह निकलने की क्रियाशीलता का क्रम क्या हो। देखिए, विदलन की क्रियाशीलता का क्रम। यहां से OH निकले तो OH निकलने पर आप देखेंगे यहाँ पे क्या बनने वाला है। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या बनने वाला है, कार्बोकेटाइन बनना है। तो कार्बोकेटाइन कितने होते हैं, सबसे पहले हम ये डिजाइन करने वाले हैं कि कार्बोकेटाइन कितने हो सकते हैं। देखिए आप, ये आपको मैं तृतीयक एल्कोहल की स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं मैं। ये आप सब जानते हैं OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से। तो हम इसे तृतीयक एल्कोहल कहेंगे, 3 डिग्री। ये OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कितने कार्बन से जुड़ा, 2 से। तो इसे आप कहेंगे 2 डिग्री। और ये 1 डिग्री। OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, अन्य 1 से। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गए। अब आप यदि दिमाग लगाएं इसके अंदर थोड़ा सा, यदि यहां से बंध को तोड़ें, सभी में बंध को तोड़ें, तो क्या होने वाला है। तोड़ेंगे तो यहां से OH हटा दें तो ये कितने पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर कितना हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहां से OH हटा दूं तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और यहां से OH हटा दूं तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो आप देखेंगे कितने डिग्री कार्बोकेटाइन का स्थायित्व अधिक है, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का या 3 डिग्री का। तो हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है सभी में, और पॉजिटिव चार्ज यदि कार्बन पे आ रहा है तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, अतः वह कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी होगा जिसमें इस पॉजिटिव चार्ज को स्थायित्व ज्यादा प्रदान हो। तो आप देखेंगे इस रिएक्शन में कि ये CH3 ग्रुप है, इसका प्लस I प्रभाव होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस कार्बन को। ओके, यहाँ पर 2 प्लस I प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए, और यहाँ पर 1 प्लस I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो। तो आप देखेंगे यहाँ प्लस I प्रभाव वाले 3 समूह जुड़े हुए, अतः 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्थायित्व 2 डिग्री से ज्यादा होता है, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्थायित्व 1 डिग्री से ज्यादा होता है। तो क्रियाशीलता का क्रम बात करें तो कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल, या सीधा लिखो, तृतीयक एल्कोहल ज्यादा क्रियाशील है द्वितीयक एल्कोहल से, और द्वितीयक एल्कोहल ज्यादा क्रियाशील है प्राथमिक एल्कोहल से। ये होगा क्रियाशीलता का क्रम। किसके आधार पे दिया गया क्रियाशीलता क्रम, तो आप कोष्टक में लिख सकते हो, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के आधार पर। अर्थात आप देखेंगे पीछे वाली रिएक्शन में जब H निकलता था उस समय 1 डिग्री एल्कोहल
की क्रियाशीलता ज्यादा थी। आज हम रिएक्शन में देख रहे हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें से OH निकलता है, तो उन अभिक्रियाओं में हम बताएंगे कि 3 डिग्री एल्कोहल है वो ज्यादा क्रियाशील होता है। इसमें हम टोटल 5 रिएक्शनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, नंबर 1, हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। हेलोजन अम्ल क्या है? तो हेलोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ हो जाए तो हेलोजन अम्ल बनेंगे, अर्थात HX। हेलोजन अम्लों को क्या कहेंगे? HX। रिएक्शन करवा रहे हो एल्कोहल, ROH, हेलोजन अम्ल को HX। आप कह सकते हो HX क्या है? तो कह सकते हो HF, HCl, HBr, HF, ये हेलोजन अम्ल होते हैं। ओके, ये रिएक्शन करवाएं निर्जल ZnCl2 या ड्राई ZnCl2, तो रिएक्शन में क्या होने वाला है? रिएक्शन में यहां से बंद तोड़ेंगे सभी प्रकार के रिएक्शन में, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पर, इस कार्बन पे क्या मान लेंगे? पॉजिटिव, और ये बॉन्ड यहां से टूटे, हेलोजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ये पूरा सिस्टम क्या निकाल दे? H2O के रूप में निकाल दे, तो क्या हो जाएगा? RX प्लस H2। ये एरो नीचे बनाए, इसका मतलब अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। हेलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम। ये हेलोजन अम्ल देख रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा हो सकता है? तो हम बताएंगे कि FCl, Br और I ऊपर से नीचे जाते हैं तो हेलोजन परमाणु का आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ने के साथ हेलोजन और हाइड्रोजन के बीच डिस्टेंस भी बढ़ेगी। यदि डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो बंध क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। इसका मतलब HX के बीच सबसे आसानी से बंध कौन सा टूट सकता है? तो आप बताएंगे सबसे आसानी से टूटने वाला बंध होगा HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। HF के साथ रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हेलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा हेलोजन अम्लों में? HI। ओके, सेकेंड रिएक्शन देख रहे हैं इसमें। थायोनील क्लोराइड के SOCl2 के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल क्या है? एल्कोहल लिखते हो ROH। थाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला SOCl2। ये यदि रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन इस पैटर्न में होने वाली है। ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर Cl अलग हो जाएगा और इसके साथ ये वाला Cl अलग हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं? RCl रिएक्शन में क्या बन रहा है? RCl प्लस बीच वाला क्या देख रहे हैं? SO2, ये वाला HCl। ओके, यदि इस रिएक्शन में देखें तो SO2
और HCl दोनों गैसीय उत्पाद हैं। अभिक्रिया में जैसे ही बनेंगे तुरंत बाहर निकल जाएंगे। और RX ले लें या Cl ले लें, तो Cl लिया है तो आप कहेंगे ये वाला, अर्थात RX बनाने की सबसे उत्तम विधि क्या मान सकते हो कि एल्कोहल की अभिक्रिया थाइनिल क्लोराइड के साथ करवा देंगे तो क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनते हैं। अर्थात एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है, थाइनिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करवा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नंबर 3 देखना चाह रहे हैं। फास्फोरस ट्राइहेलाइड, कोई भी ले सकते हो, PH3 चाहे PCl3 ले लेते हैं सामान्यतः हम, तो मैं आपको यहां लिख देता हूं कि PCl3 से रिएक्शन करवाने। नंबर 4 फास्फोरस पेंटाहेलाइड, इसको लिख सकते हैं PX5। ये रिएक्शन पी ब्लॉक में भी हमने पढ़ी है। देखिए रिएक्शन के बारे में क्या करने वाले हैं। सबसे पहले एल्कोहल ROH रिएक्शन करवा रहे हैं PCl3 या PBr3 भी ले सकते हैं। ओके, यदि यहां से बॉन्ड ब्रेक करें तो क्या पॉसिबिलिटी मानेंगे रिएक्शन की, आप कहेंगे इस वाले R पर पॉजिटिव चार्ज, इस वाले ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। यदि यहां से बॉन्ड ब्रेक करें तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। आप देखें R प्लस का और Cl माइनस का तो क्या बना देंगे, RCl। लेकिन इस अनुसार रिएक्शन में ओनली 1 Cl निकला है, अभी 2 Cl शेष हैं। तो ROH के कितने मॉलिक्यूल ले लें, तो आप कहेंगे 1 2 3, तो हम कितने ले लेंगे, 3 लेंगे। जब 3 लेंगे रिएक्शन के अंदर तो ये बॉन्ड इस प्रकार तोड़ेंगे, यहां से नेगेटिव नेगेटिव 1 2 3, तो पॉजिटिव कितना आ गया, 3। ये 3 R प्लस के और 3 Cl माइनस के, तो RCl कितने बना देंगे, 3 बना देंगे। अब देखिए रिएक्शन में क्या हो गया है, H कितने हो गए हैं इस रिएक्शन में। एक तो ये बना सकते हो आप, P पे 3 पॉजिटिव है और OH माइनस, तो POH थ्राइस भी लिख सकते हो, या H के 3 H3 P का 1 और ऑक्सीजन 3 H3PO3, आप कहेंगे फास्फोरस अम्ल। H3PO3 को फास्फोरस अम्ल और H3PO4 को फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखें आप क्या है, एल्कोहल की रिएक्शन PX5 अर्थात ले लेते हैं PCl5 के साथ रिएक्शन। ये रिएक्शन एक बार पीछे भी हमने करवाई है इसी पैटर्न से। देखिए क्या होने वाला रिएक्शन में, यहां से बॉन्ड तोड़े और यहां से तोड़े तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव। यहां आप और तोड़े इस रिएक्शन में तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये नेगेटिव ये वाला नेगेटिव, तो P पे क्या मान लेंगे, 2 पॉजिटिव। ये दिख रहे हैं RCl, ये डबल बंद P डबल बंद O और ये 3Cl, तो देखिए RCl इधर वाला हो गया ये,
ये HCl, बीच वाला हो गया POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और ये हो जाएगा HCl। ये जो PCl5 की रिएक्शन आप कहीं भी देखेंगे तो एक लाइन याद रखेंगे कि PCl5 जब रिएक्शन करता है तो वो किस में टूटता है? PCl3 और Cl2 में ही टूटता है। जितनी भी रिएक्शन देखना चाहेंगे उसमें PCl5 किस में कन्वर्ट होगा? PCl3 और Cl2 में। तो यहां भी आपने देखा कि रिएक्शन में 2 Cl ही यहां से PCl5 में से बाहर निकले हैं। अब डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नंबर 5, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। और नंबर 6, रेड पी तथा HI के साथ अभिक्रिया। ये अपने पास टोटल 6 रिएक्शन हो गई इसके अंदर। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले। एल्कोहल का फॉर्मूला लिया ROH, अमोनिया का फॉर्मूला ले रहे हैं HN2, रिएक्शन ड्राई ZnCl2, टेम्परेचर 573 केल्विन। तो क्या होने वाला है रिएक्शन में? हमने देख लिया क्या निकलने वाला रिएक्शन के अंदर। तो रिएक्शन में क्या है, जितनी भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसमें क्या निकाल रहे हैं? OH। तो OH पे माइनस R पे प्लस, तो यहां से आप बॉन्ड ब्रेक करें तो ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन पे क्या मानेंगे? पॉजिटिव। ये क्या हो गया हो? H2O, और ये जो क्या बन गया? RNH2 H2O। NH2 क्या है? एमीन है। क्रियात्मक समूह कौन सा है? एमीन है। एक R जुड़ा हुआ है तो हम कह सकते हो 1 डिग्री एमीन। अतः आप कहेंगे कि एल्कोहल की अभिक्रिया जब एमीन के साथ करवाई जाती है तो अमोनिया के साथ करवाई जाती है तो 1 डिग्री एमीन बनती है। ये रिएक्शन देखने वाले रेड पी तथा HI के साथ रिएक्शन। देखिए क्या है रिएक्शन। एल्कोहल होता है ROH, रिएक्शन करवानी है HI के साथ। प्रेजेंस क्या लेंगे? रेड पी। यह अभिक्रिया आप देखना चाहेंगे तो मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। देखिए रिएक्शन कैसे करें। पर यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दें तो ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल। यहां से रिएक्शन जो देख रहे हैं वो ये वाली देख रहे हैं, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, OH निकाल रहे हैं। आपको दिख गया होगा ये वाला सिस्टम क्या हो गया? H2O। ये क्या हो गया है? I2। R फ्री रेडिकल, H फ्री रेडिकल मिलकर RH प्लस H2O प्लस I2, ये हो गया हाइड्रोकार्बन। तो अर्थात आप क्या बता सकते हैं? आप कह सकते हो कि लाल फास्फोरस और HI के साथ यदि अल्कोहल की रिएक्शन करवा दी जाए तो हाइड्रोकार्बन बनेगा। ये एक परमानेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन हम कहां पढ़ने वाले? ये रिएक्शन आप एल्डिहाइड और कीटोन में भी पढ़ने वाले। ये रिएक्शन आप कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी पढ़ने वाले, जहां आप क्या करेंगे? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया रेड फास्फोरस तथा HI के साथ करवाई जाती है तो वहां भी आप क्या बनाएंगे? हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। तो इस प्रकार आपके पास कितनी रिएक्शन हो गई याद करने के लिए? एक ये वाली रिएक्शन हो गई, एल्कोहल की रिएक्शन हो गई, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इन चारों के अंदर आप
रेड पी और HI के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोकार्बन। देखिए नेक्स्ट नंबर 3 रिएक्शन पे आ गए हैं। नंबर 3 रिएक्शन देखो, एल्किन समूह तथा हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रिया। एल्कोहल में जो रिएक्शन देखना चाहते हैं वो किन की देख रहे हैं? सम्मिलित। एल्किन समूह की रिएक्शन और OH समूह दोनों की संयुक्त रिएक्शन क्या होने वाली है? तो इसमें 2 रिएक्शन हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक निर्जलीकरण करेंगे और एक रिएक्शन इसके अंदर ऑक्सीकरण करने वाले हैं और साथ में एक रिएक्शन इसमें विहाइड्रोजनीकरण करेंगे। इस प्रकार टोटल रिएक्शन आप मान सकते हो कितनी हो जाएगी? 3 रिएक्शन इसके अंदर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम निर्जलीकरण पे जाते हैं। क्या है? नंबर 1, निर्जलीकरण क्या होता है? डिहाइड्रेशन क्या है? यौगिक से जल का निष्कासन क्या कहलाता है? निर्जलीकरण कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं ये बात। यौगिक से जल का निष्कासन निर्जलीकरण कहलाता है। यौगिक से जल निकलना निर्जलीकरण कहलाता है। आप सांद्र H2SO4 के निर्जलीकरण की क्रियाविधि के बारे में डिस्कस करेंगे टॉपिक में कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण कैसे हो। तो लिख सकते हैं अपन थ्योरी, सांद्र H2SO4 अम्ल द्वारा निर्जलीकरण। देखिए रिएक्शन को 2 पैटर्न से डिजाइन किया गया है कि एथेनॉल का निर्जलीकरण करवाया जाए। तो कह रहा है कि एथेनॉल का निर्जलीकरण करवाते हैं तो अलग अलग ताप पर अलग अलग उत्पाद बनते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हम ले रहे हैं एथिल एल्कोहल। ये देखिए बात हमने टेम्परेचर की है। रिएक्शन कांस्टेंट H2SO4 की उपस्थिति में करवाया जाए तो क्या होने वाला? ये कह रहा है टेम्परेचर ले लेते हैं 413 केल्विन। तो क्या होगा? ये कह रहा है जब एथेनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाई जाती है और टेम्परेचर 413 केल्विन लिया जाता है तो एल्कोहल के 2 अणुओं में से जल के एक अणु का विलोपन होता है। तो ये देखिए यहां से आप वाटर निकाल दें, ये H2O, तो क्या बनने वाला है? देखिए CH3 CH2, ये O, फिर आया CH2 CH3, इसका नाम इधर भी एथिल है इधर भी एथिल है तो लिख सकते हो डाई एथिल। ये ऑक्सीजन वाला क्रियात्मक समूह O है जिसे हम क्या लिखते हैं? ईथर। ओके, याद रखने वाला एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आता है किसके आधार पे आता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना दिया गया है रिएक्शन में उसके आधार पर हम रिएक्शन में क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे। एक और रिएक्शन इसी की देखिए, ये इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं CH2, एक H इधर निकाल दिया। टोटल सिस्टम ये क्या है? CH3 है। ओके, टेम्परेचर
443 केल्विन ले लें, शानदार H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करवा दें, तो क्या होने वाला है? टेम्परेचर का ही वेरिएशन है दोनों रिएक्शन में। तो एक अणु में से जल का निष्कासन, आप क्या बताएंगे? जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे। उसके जस्ट आगे वाले कार्बन को हम क्या कहेंगे? बीटा। अर्थात अल्फा कार्बन से क्या निकालना है? OH, और बीटा कार्बन से क्या निकालेंगे? H। अर्थात टोटल जल के अणु का क्या होगा? निष्कासन होगा। तो क्या बनाएगा? CH2 को हम कहेंगे एथीन, यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध बन रहा हो तो उस हाइड्रोकार्बन को आप क्या नाम देंगे? एल्कीन। तो इसका नाम हो जाएगा दो कार्बन होने के कारण एथीन। तो ये रिएक्शन एग्जाम में ओनली इसी पैटर्न से आती है कि एथेनॉल का निर्जलीकरण 413 केल्विन पर करवाएं तो क्या होगा, और 443 केल्विन पर करवाएं तो क्या होगा। इसी पैटर्न को आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा सा विस्तारित अध्ययन करना चाहते हैं एथिल एल्कोहल की निर्जलीकरण की क्रियाविधि। देखिए, एथिल एल्कोहल या कह सकते हो एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि रिएक्शन कितने पदों में होगी, क्यों होगी, उसका क्या रीजन हो सकता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट से पहले आप देखेंगे कि एल्कोहल का क्या सिचुएशन मानते हो आप। ये एल्कोहल ले लिया, इसमें ऑक्सीजन पे क्या उपस्थित है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला, लोन पेयर डोनेट करने वाले को हम कहते हैं लुईस क्षार। याद रखने वाली लाइन। अर्थात जो अणु या आयन या परमाणु एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं। तो इसके अनुसार आप कह सकते हो कि एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु पर दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यह दुर्बल लुईस क्षार है। पहली थ्योरी तैयार कर रहे हैं। एल्कोहल में ऑक्सीजन पर दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यह दुर्बल लुईस क्षार है। पहली बात। सेकेंड, H2SO4 क्या है? अम्ल है। कौन से? खनिज अम्ल। तो हमने रिएक्शन में भी देखा था कि एल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? शानदार H2SO4 की उपस्थिति में हो रही है। तो हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे कि एल्कोहल वो प्रबल खनिज अम्लों के साथ रिएक्शन करता है तथा प्रबल खनिज अम्लों के साथ अभिक्रिया कर। देखिए क्या हो सकता है। सबसे पहले स्टेप में जा रहा हूं मैं कि जो H2SO4 है
वो अभिक्रिया में निम्न प्रकार आयनित होता है। कौन से फॉर्म में? H प्लस HSO4 माइनस। ओके, और ये एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, जिसमें ऑक्सीजन पेयर आप ये 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देख रहे हैं। ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण ये क्या हो गया? लुईस क्षार है। किसके साथ रिएक्शन करना है? खनिज अम्ल। खनिज अम्ल से क्या रहा है? H प्लस, अर्थात इस H की रिएक्शन करवा दें तो क्या होने वाला है? सबसे पहली बात, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और H प्लस होने का मतलब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जबकि हम जानते हैं यदि 2 परमाणु के बीच बंध बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? ऑक्सीजन। अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा बंध बनाने के लिए? ऑक्सीजन देगा, जिसके कारण ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहां से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तो क्या बनाएंगे रिएक्शन में? CH3 CH2O, ये H, ये प्लस, इलेक्ट्रॉन दिया इसको और ये इलेक्ट्रॉन, तो H ग्रहण किया, अभिक्रिया कर प्रोटीनीकृत एल्कोहल। H ग्रहण किया तो लिख सकते हैं प्रोटीनीकृत एल्कोहल या ऑक्सोनियम लवण बनाता है। लवण का अर्थ हो गया पॉजिटिव स्पीसीज और नेगेटिव, तो ये वाली तो पॉजिटिव स्पीसीज हो गई और HSO4 इसके साथ ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्पीसीज। तो क्या कहलाएगा? ऑक्सोनियम लवण। तो पहले स्टेप में आपने क्या बनाया है? प्रोटीनीकृत एल्कोहल बनाया है। दूसरा स्टेप देखिए क्या है। देखिए, ये फर्स्ट स्टेप वाला ले लेते हैं अपन रिएक्शन में। ओके, यदि आप रिएक्शन में देखें तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई है। इस कारण ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? फिर ये वाले बंध के इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ये वाले। जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है एक साथ? एक तो अपना है ही, एक ही कार्बन वाला ले ले तो किस फॉर्म में निकल गया? H2O के फॉर्म में निकल गया। इलेक्ट्रॉन दिए इस कार्बन ने तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप लिखेंगे CH3 CH2, ये पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो क्या थ्योरी लिख सकते हैं? हम बताएंगे प्रोटीनीकृत एल्कोहल से जल के अणु का विलोपन होता है और क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज क्या कहलाएगी? कार्बोकेटाइन। तो लिखेंगे थ्योरी, प्रोटीनीकृत एल्कोहल से जल के अणु का विलोपन होता है तथा कार्बोकेटाइन, पॉजिटिव स्पीशीज को कहेंगे कार्बोकेटाइन बनता है। यह पद मंद गति से होता है। रिएक्शन स्लो स्टेप से होती है। जब अभिक्रिया मंद गति से होती है, मंद पद यदि अभिक्रिया में आ रहा है तो वह पद वेग निर्धारक पद होगा, अर्थात अभिक्रिया का वेग
उस पद पर निर्भर करता है। अतः यह है वेग निर्धारक पद है, अर्थात अभिक्रिया का वेग इस पद पर निर्भर करेगा। तो आपने देखा सेकेंड स्टेप हो गया है। थर्ड स्टेप में हम जा रहे हैं, देखिए स्टेप नंबर थर्ड। आप देखिए रिएक्शन में क्या बन गया है, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन से H प्लस निकल जाए तो क्या बनेगी, एल्कीन। देखिए तो लिख सकते हैं कार्बोकेटाइन से प्रोटॉन का निष्कासन होता है तथा एल्कीन बनती है। कार्बन कार्बन के बीच क्या आ जाएगा, डबल बंध आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, एल्कीन। ये वाला स्टेप देखिए, यहां से CH3 CH2 प्लस रिएक्शन प्रेजेंस ले लेता हूं HSO4 माइनस, पहले स्टार्टिंग पर ये वाला देखो। ओके, यहां आप ध्यान दें, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है उस कार्बन को आपने क्या कहा है, अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला क्या है, बीटा, ये वाला बीटा था, तो यहां से H निकाले तो मैं इस संरचना को ऐसे लिख दूं, ये वाला H यहां से निकल जाए, यहां से H किसके रूप में निकलेगा, प्लस के रूप में, ये वाला H किसके रूप में, प्लस के रूप में। H प्लस का और HSO4 माइनस का दोनों को ऐड कर दें तो क्या बना देंगे, H2SO4। इस H पे प्लस तो इस कार्बन पे क्या होगा, माइनस, इस कार्बन का माइनस, इस कार्बन का प्लस मिला के डबल बन एथीन। रिएक्शन में क्या बन गया है, एथीन बन गया है। यदि हम देखें टोटल रिएक्शन की बात करें तो कहेंगे पहले स्टेप में आपने H प्लस जोड़ा, दूसरे स्टेप में आपने H2 निकाला और तीसरे स्टेप में वापस आपने H प्लस निकाला। अर्थात हम क्रिया विधि में जो पहले स्टेप में कार्य करते हैं वो लास्ट स्टेप में वहां से उसी को रिमूव करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने H प्लस जोड़ा है और लास्ट स्टेप में आप क्या निकाल रहे हो, H प्लस निकाल रहे हो। टोटल रिएक्शन में एक जल के अणु का निष्कासन हुआ है। यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन है कि एल्कोहल की निर्जलीकरण की क्रियाशीलता का क्रम क्या हो। देखिए यदि हम क्रियाशीलता पे जाएं तो अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। अर्थात कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का आधार पर एल्कोहल की निर्जलीकरण की क्रियाशीलता निर्भर करती है। मैं ये कर सकता हूं कि कार्बोकेटाइन का स्थायित्व जितना अधिक होगा, निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रियाशीलता भी उतनी अधिक होगी। देखिए रिएक्शन, सबसे पहले हम एल्कोहल के निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी है क्योंकि अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन का स्थायित्व जितना अधिक होगा निर्जलीकरण अभिक्रिया उतनी आसानी से हो जाएगी।
तो उस अनुसार 3 डिग्री कार्बोकेटाइन निर्जलीकरण अभिक्रिया आसानी से देगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन थोड़ा कम देगा, और प्राथमिक एल्कोहल में निर्जलीकरण अभिक्रिया सबसे धीमी होगी। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि एल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यदि निर्जलीकरण अभिक्रिया में एक से अधिक एल्कीन बनती है, क्योंकि एल्कीन बनाई आपने, तो मुख्य एल्कीन सेथ-जेफ नियम के अनुसार बनती है। देखिए, यदि निर्जलीकरण अभिक्रिया में एक से अधिक एल्कीन बनती है तो मुख्य एल्कीन सेथ-जेफ नियम से बनती है। याद रखने वाला है, आपके लेसन नंबर 10 में भी है सेथ-जेफ नियम क्या है। मुख्य एल्कीन कौन से नियम से बनेगी? सेथ-जेफ नियम से बनेगी। तो हमारे पास सेथ-जेफ नियम क्या है देखेंगे। ये कह रहा वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणु पर एल्कील प्रतिस्थापी समूह अधिक हो। कौन सी एल्कीन अधिक मात्रा बनाएंगे? तो कह रहा है द्विबंधित कार्बन पर एल्कीन प्रतिस्थापी समूह की संख्या क्या हो? ज्यादा हो, तो वह एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगी। एक एग्जाम्पल के द्वारा इस सेथ-जेफ नियम को हम समझना चाहते हैं। देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है ब्यूटेन 2-ओल। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे ब्यूटेन का अर्थ क्या है। 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4। ओके, ओल समूह कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा? ओल का अर्थ होता है क्रियात्मक समूह ओल है। कितने नंबर कार्बन पे? 2 पे। मानो इधर से नंबर दूं तो कितना हो गया? 2। और बाकी संयोजकता बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी कार्बन की 1 है, हाइड्रोजन कितने जोड़ दे कि 4 हो जाए? 3। इसकी 1 2 3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1, इसकी 1 2, तो 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन, इसकी 1 4 करने के लिए हाइड्रोजन कितने? 3। ओके, यदि आप देखें ये रिएक्शन आप करवाना चाह रहे हैं कंस्टेंट H2SO4। ओके, आपको हमने बताया कि जिस कार्बन से O समूह जुड़ा हुआ है उसे अल्फा कार्बन कहेंगे। तो O समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये अल्फा हो गया, इधर वाला बीटा, इधर वाला भी क्या होगा? बीटा। अर्थात इधर जाएंगे तो भी बीटा, इधर वाला भी क्या है? बीटा। तो आपने अभी रिएक्शन देखी है, ये वाली आपको याद हो अभी की है अपने, कि अल्फा कार्बन से क्या निकालेंगे? OH, और बीटा कार्बन से क्या निकाल रहे हो? H। तो यहां भी ऐसा हम देखने वाले हैं। देखिए, यदि ये वाला H ले लूं यहां से और ये OH निकाल दें तो रिएक्शन क्या होने वाली है? देखिए, यहां पर अब क्या हो गया है? CH2, H यहां से निकल गया, OH यहां से निकल गया,
तो देखें H निकलेगा तो इस कार्बन पे क्या मानेंगे, नेगेटिव चार्ज। यहां से OH निकालें तो इस कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव, अर्थात नेगेटिव पॉजिटिव से डबल बंद, आगे आ जाएगा CH2 CH3 और इसका नाम आने तो लिखेंगे 1 2 3 4 और 1 ब्यूटी डबल बंद पहले कार्बन पे। यदि इस बार हम ये सोचे ये वाला H न निकाल कर क्या निकालें, ये वाला H निकालें पैटर्न से, तो क्या होने वाला है, स्टार्टिंग क्या हो जाएगा CH3, ये CH OH निकल गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, यहां से H निकालो H प्लस का तो इस कार्बन पे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बंद, अब ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH3। नंबरिंग दें तो 2 नंबर कार्बन पे डबल बंद है 2 ब्यूटी। अब मैं कहूंगा ये 80% बनता है और 1 ब्यूटीन बनता है 20%। अब 80% कैसे बने और 20% कैसे बना, ये डिजाइन कर रहा है सेथ जेफ नियम। सेथ जेफ नियम आपको क्या बता रहा है, देखिए वह एल्केन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। समझो इसको, सबसे पहले मैं आपको ऊपर वाले 1 ब्यूटीन की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये वाले डबल बंद पकड़ना चाहता हूं मैं यहां से। तो देखिए ये डबल बंद, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 2, तो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं 2। इस कार्बन के साथ देखें एक H जुड़ा हुआ है, उसके आगे CH2 और CH3, तो ये H और ये CH2 CH3। ओके, दूसरा हम देखें तो क्या है, ये वाला पकड़े आप यहां से C डबल बंद C, इस कार्बन पे क्या है एक H है, एक क्या है CH3, इस कार्बन पे एक H है और एक CH3। ओके, यदि रिएक्शन में देखें तो आप कहेंगे इसमें द्विबंधित कार्बन पर प्रतिस्थापी कितना है, 1 ब्यूटीन में 1 और इसमें द्विबंधित कार्बन पर इधर प्रतिस्थापी 1 और इधर कितना है 1, तो टोटल इधर प्रतिस्थापी कितना हो गया 2 ब्यूटीन में 2 और 1 ब्यूटीन में कितना है 1। इसलिए कहेंगे कि सेथ जेफ नियम के अनुसार वह एल्केन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन पर प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा हो। तो यहाँ द्विबंधित कार्बन पर प्रतिस्थापी 1 है, यहाँ पे 2 है, इसलिए 2 ब्यूटीन अधिक मात्रा में बनती है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके।